तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है। देखो पहले हम इस टर्म का लफ्जी मतलब जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज़, साइंस के हवाले से अगर हम इस लफ्ज़ का मतलब जाने तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई चीज़ कैसे बनी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और उस चीज़ के बनने के बारे में मतलब द लेवल्स ऑफ, लेवल्स कहते हैं स्टेप्स को, ठीक है, कि किसी भी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स क्या होते हैं वो सब हमने पढ़ने हैं, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, टू स्टडी फिनोमिना ऑफ लाइफ, लाइफ को स्टडी करने के लिए कि लाइफ कैसे होती है, यानी कोई भी जानदार, बायो में हमें लाइफ का मतलब पता होना चाहिए। बायो में लाइफ का मतलब क्या है, ज़िंदगी वाली ज़िंदगी नहीं है, लाइफ से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार हैं, ठीक है। तो टू स्टडी फिनोमिना ऑफ लाइफ यानी कि जानदारों को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल लेवल्स, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिकल लेवल्स को स्टडी किया, ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंट लेवल्स, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया कि कोई भी जानदार कैसे 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 बनता है, उसमें कैसे कैसे कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि हमें ये बात पता है एज बायोलॉजिकल एज अ साइंस स्टूडेंट के हर जानदार किससे बना है, सेल से बना है, और उसके प्रोटोप्लाज्म से बना है, ठीक है। और उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, अब ये चीज़ें क्या है हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सेल होता है और सेल के अंदर जो एक पोर्शन होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, फिजिकली और केमिकली वो लाइफ की बेसिस है, यानी जो जानदार है ना उनको बनाने की जो बुनियाद है वो क्या है, सेल और उसका प्रोटोप्लाज्म है। अब ये तमाम चीज़ें क्या है, मतलब इन तमाम बातों का मतलब क्या है, तो मम्मी हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पढ़ना क्या है हमने कि कोई भी जानदार जब किसी भी जानदार के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से कोई जानदार बनता है, यानी उसको बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन किन स्टेजेस से गुजरता है कोई भी लिविंग बीइंग। तो हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक्स क्या क्या होती हैं, सेल्स बनते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, किस किस तरह से ऑर्गेनिज्म बनता है, तो हमने ये तमाम चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए भाई, हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब ये लेवल्स कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे लेवल्स हैं, हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट लेवल हमारे पास क्या है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। जो पहला लेवल आता है ना बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जानदारों के लिहाज से, वो होता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि हर चीज़ किससे बनी है, मैटर से बनी है, एटम, एलिमेंट वगैरह सब चीज़ें। तो देखो, ऑल टाइप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। हमें पता है कि दुनिया में हर जगह क्या है, मैटर मौजूद है, क्योंकि हर चीज़ वजन रखती है, जगह घेरती है, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि हर तरह का मैटर किससे बनता है, एलिमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। और एलिमेंट जो है वो हर एलिमेंट किससे बनता है, सिंगल काइंड ऑफ एटम से बनता है। और एटम क्या होता है ये भी हमें पता है, इतनी छोटी सी मैटर का वो छोटा हिस्सा जो मज़ीद डिवाइड ना हो सके, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि एटम किससे बनता है, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये बात हमें पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की। ये तो हो गई बात केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैटर के हवाले से। और मैटर यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि हमें पता है कि कायनात में हर जगह मैटर मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर मैटर आया है, ठीक है। तो देखो, अब हम अगर नेचर की बात करते हैं, यानी अपनी नेचर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो अब तक 92 से 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये एलिमेंट, एटम, ये सब केमिस्ट्री की चीज़ें बायो में क्यों आ रही हैं, तो भी इसका मतलब आपको समझ में आएगा। तो देखो, नेचर में 92 या 100, बल्कि अगर हम बात करें केमिस्ट्री के एलिमेंट्स की, 108 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तब उनमें जो 92 से जो 100 डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट्स हैं ना, उनमें से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं, यानी उस पूरे 100 या 108 में से 16 वो एलिमेंट्स हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब बायो का मतलब आपको पता चलना चाहिए कि जहाँ लफ्ज़ बायो आ गया इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, यानी वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी मौजूद होते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास 100 एलिमेंट्स है ना, या 108 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर जानदार की बॉडी को बना रहे होते हैं, विच टेक्स पार्ट इन मेक द बॉडी मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसको बनाते हैं, बॉडी मास बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। अब इन 16 एलिमेंट्स में से, अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से भी तो हमें पता चलना चाहिए। तो देखो, इन 16 में से 6 अलग हैं और 10 अलग हैं। जो 6 एलिमेंट्स हैं जिनमें ऑक्सीजन आता है, कार्बन आता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अभी जो 6 एलिमेंट्स हैं ना, ये क्या करते हैं, 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो टोटल मास होता है, यानी टोटल जो वज़न होता है, टोटल जो बॉडी का जो वेट है, वो यानी टोटल जो बॉडी है 99% वो कौन सा एलिमेंट्स बना रहे हैं, ये 6 एलिमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। और जो पीछे 10 रह जाते हैं उनमें कौन कौन से हैं, उनमें देखो पोटेशियम है,
सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन। अब ये जो बाकी 10 एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये सारे मिलकर बॉडी का सिर्फ 1% मास बनाते हैं। तो बात समझ में आई कि एटम, एलिमेंट, ये तो तमाम चीज़ें यहाँ पर क्यों आई। ये इसलिए आई कि हर जानदार की लिविंग बॉडी के अंदर भी एटम्स, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो हमें पता है कि एलिमेंट्स कहाँ से आए, एटम कैसे आया, तो ये स्टार्ट मैटर से ही होता है। तो इसीलिए हमने पहले थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी, फिर हम बायो की तरफ आए। तो ये बात समझ में आई आपको कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल। तो क्लियर हो गई ये बात। अब अगला लेवल हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब ये बात तो हमें पता है कि एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, सेम बायो एलिमेंट्स यूजुअली नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। अब ये कह रहे हैं कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ना, जब हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़े, तो बायो एलिमेंट्स आमतौर पर आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग। तो अगर हम किसी जानदार की बॉडी की बात करें तो जानदार की बॉडी में बायो एलिमेंट्स यूजुअली जो है वो यानी आमतौर पर अकेले अकेले मौजूद नहीं होते। सो दे कंबाइन थ्रू आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आयोनिक या कोवेलेंट यानी वो बॉन्डिंग करके कुछ ना कुछ करके वो कंबाइन हो ही जाते हैं, यानी सेपरेटली मौजूद नहीं होते बायो एलिमेंट्स किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर। तो ये जो इनकी बॉन्डिंग होती है ना आपस में, जिसकी वजह से वो कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। यानी सिंगल फॉर्म अगर किसी एलिमेंट की होगी तो वो क्या कहलाएगी, एलिमेंट या एटम कहलाएगा। लेकिन जब वो तमाम या उनमें से कोई भी पार्ट, कोई भी एटम्स या एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे ना एक दूसरे के साथ, तो फिर वो उनकी बॉन्डिंग की वजह से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक हो गई। अब देखो, एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय हंड्रेड्स ऑफ। अब हमने मॉलिक्यूल यहाँ पे क्यों पढ़ा, ठीक है, अब वही बात हो गई ना कि जानदार के अंदर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है। तो क्योंकि हमने बात मैटर, एलिमेंट और एटम के लिहाज से की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमें ये पता है ना केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एटम के बाद मॉलिक्यूल ही तो बनता है। जब एटम्स कंबाइन होते हैं या एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी हमने बायो एलिमेंट्स की बात की, यानी वो एलिमेंट्स जो जानदारों के अंदर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है जब एलिमेंट्स आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल भी तो आएगा। ठीक है, तो ये बायो एलिमेंट्स की बात हो रही है कि बायो एलिमेंट्स भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, भी कम्बिनेशन फॉर्म में मौजूद होते हैं, अपनी बॉन्डिंग्स बनाते हैं। वो बॉन्डिंग दो तरह की होती है, आयोनिक भी होती है, कोवेलेंट भी होती है। और जब वो बॉन्डिंग करके कंबाइन हो जाते हैं फिर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक जानदार 100 किस्म के मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, एंड आर कॉल्ड बिल्डिंग मटेरियल। और बेसिकली ये किसी भी जानदार की बॉडी के लिए बिल्डिंग मटेरियल होता है, यानी जानदार की बॉडी को बुनियादी बनाने के लिए बुनियादी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक कहलाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक कहलाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब माइक्रो और मैक्रो का मतलब भी हमें आम जिंदगी में समझ में आना चाहिए। देखो, माइक्रो उस चीज़ को बोलते हैं जो इतनी छोटी हो जो आपको आम आंख से नज़र ना आए, और मैक्रो उस चीज़ को बोलते हैं जो बहुत बड़ी हो जिसको आप देख सकते हो। तो समझ में आई ये बात कि माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होंगे, जो इतने छोटे जो आपको आम आंख से नज़र नहीं आ सकते, और मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं जो आप वैसे भी देख सकते हो, बड़े मॉलिक्यूल्स। यानी छोटे मॉलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, देखो माइक्रो साइज होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम होता है, जबकि मैक्रो में क्या होते हैं, जाहिर सी बात है मैक्रो यानी बड़े मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब एग्जांपल्स देख लो, कौन कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और कौन कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखो, ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल है, वाटर माइक्रो मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, फैटी एसिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में देख लो स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जो आपने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी ना, ये स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, वो इन्हीं से बनती हैं। यानी ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बात समझ में आई कि छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। समझ आई। तो यानी ग्लूकोज, स्टार्च, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स ही कहलाते हैं। यानी जब स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन होंगे तो बड़ा मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का बनेगा। फैटी एसिड्स, जब भी बहुत सारे फैटी एसिड्स कंबाइन होंगे तो लिपिड्स बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो ये बात समझ में आई कि स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्लियर हो गई ये बात। ओके, जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का है वो क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, पहले बात हुई थी एटम की, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, फिर मॉलिक्यूल्स की, अब हम आ गए सेल के ऊपर। ठीक है, तो मैटर से कहानी स्टार्ट हुई, एलिमेंट पे पहुंची, एलिमेंट से एटम पे पहुंची, एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे पहुंची, और फिर आ गई बात बायो एलिमेंट्स के ऊपर।
फिर बायो एलिमेंट से बात कहाँ पहुंची, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और फिर मॉलिक्यूल्स में दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक बात समझ में आई। अब थर्ड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अब सेल की बात होगी, ठीक है। तो देखो बायोमोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। अब जब बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स, हमें ये बात पता है कि बायोमोलिक्यूल्स बायो एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं, बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में वर्क करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स जब काम करते हैं इकट्ठे तो सस्पेंशन की फॉर्म में करते हैं। सस्पेंशन किसे बोलते हैं, ऐसा लिक्विड जिसमें अनडिजॉल्व पार्टिकल्स मौजूद हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल जब इकट्ठे काम करते हैं ना तो ये सस्पेंशन की फॉर्म में काम करते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स का सस्पेंशन की फॉर्म में काम करना इसको एक और फॉर्म में ले जाता है जो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। जैसे जो पीछे हमने अपनी फर्स्ट लाइन में पढ़ा था इस टॉपिक के स्टार्ट में प्रोटोप्लाज्म के बारे में, तब बात समझ में आई कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसमें बायो एलिमेंट्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। अब सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स नहीं होते, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो वो फिर हमारे पास नेटवर्क क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि प्रोटोप्लाज्म में सिर्फ बायोमोलिक्यूल का सस्पेंशन नहीं होता, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, बट स्पेसिफिक, यानी जो सेल की ज़रूरत है वही होंगे। अभी हम जो बायो में सेल पढ़ते हैं ना, सेल क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक साइज पार्टिकल होता है, इतना छोटा जो आपको आम आंख से नज़र भी नहीं आता, ठीक है। अब इस सेल को हम माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देख रहे हैं कि इस सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी जो हमने चीज़ पढ़ी ना प्रोटोप्लाज्म, ये सेल का बाहर का एरिया होता है। अगर आप डायग्राम में देखो तो मैंने बनाया हुआ ये जो ग्रीन पोर्शन है, ठीक है। ये बीच में मैंने जो रेड बनाया हुआ है ना, ये सेल के अंदर का पार्ट है, यानी ये पूरा जो बनाया है ना ये सेल बनाया हुआ है। सेल में दो हिस्से होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट और एक बाहर वाला पार्ट। सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है और ये जो बाहर ग्रीन वाला पार्ट है ना, सेंटर से लेकर ग्रीन वाले पार्ट तक, ये एरिया प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सस्पेंशन होता है किसका, बायोमोलिक्यूल्स का। दूसरी बात, इसमें क्या क्या चीज़ें और होती हैं, ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के लिए चाहिए होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के लिए चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट। अब जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट बनकर काम कर रहा होता है ना, तो फिर वो सेल बनाता है। क्या बनाता है, सेल, ठीक है। यानी जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट बनकर काम करेगा तो फिर वो सेल कहलाता है, ठीक है। विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये बात जानते हैं कि सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है, यानी हर जानदार की बॉडी किससे बनती है, सेल से मिलकर बनती है, इसीलिए ये बेसिक यूनिट कहलाता है। समझ आई बात। अब देखो, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे कॉल्ड, कि ये क्या है, हमारे पास सेल है, ठीक है। अब जब ये बहुत सारे सेल्स कंबाइन हो जाएंगे ना एक ख़ास तरीके के साथ और एक ख़ास नेटवर्क बना देंगे, एक जाल बना देंगे, तो फिर इसको हम सेल नहीं कह सकते, ये फिर कहलाएगा टिश्यू। क्या कहलाएगा, टिश्यू। सेल क्या है, एक स्मॉलर साइज पार्टिकल जो कि आपको नज़र भी नहीं आता, ठीक है। जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, एक जैसे सेल्स, तो वो एक जाल बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। उनके उस जाल नुमा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यूज इस तरह से बनेंगे, सही है। बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो फिर वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक प्रॉपर पार्ट बनाते हैं, उसको फिर क्या बोलते हैं, ऑर्गन। क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन जैसे आप ज़बान में आप जानते हो कौन, अज़ा, ठीक है। ऑर्गन्स को उर्दू में क्या कहते हैं, अज़ा, और उर्दू में इंग्लिश और इसके अलावा क्या बोलते हैं, अज़ा क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ऑर्गन्स कौन कौन से, नहीं ये बात समझ में नहीं आई है तो ऑर्गन्स कौन कौन से देखो, हमारे बॉडी में हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन है, स्टमक ऑर्गन्स है, किडनीज ऑर्गन्स है। तो ये सब हम क्या है, ऑर्गन्स हैं। कैसे बने, टिश्यूज से बने, ठीक है। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बने, ऑर्गन्स बने। अब क्या होता है, जब अब ऑर्गन्स बन गए, अब बहुत सारे ऑर्गन्स इस तरह से बनते जाएंगे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। देखो, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म फंक्शंस। अब तमाम ऑर्गन्स बनते गए और आपस में कनेक्ट होते गए एक साथ काम करने के लिए। अब वो जिनका कनेक्शन बन गया ना ऑर्गन्स का, वो कनेक्शन क्या कहलाएगा, पूरा ऑर्गन सिस्टम। क्या कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ये बात समझ में आई कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। अब क्या होगा, तमाम ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होंगे, तमाम ऑर्गन्स कंबाइन होंगे और एक पूरी लिविंग बॉडी बन जाएगी जो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म। क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से एक जानदार बनता है
सेल से उसकी लाइफ स्टार्ट होती है और ऑर्गेनिज्म पे आके स्टॉप हो जाती है। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज़, टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गेन्स, फिर ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। यहाँ देख लो मैंने साइकिल बनाई हुई है। ये एक डॉट क्या है? सेल। अब ये डॉट ने एक नेटवर्क बना दिया, सेम टाइप्स ऑफ सेल्स ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया। वो नेटवर्क क्या कहलाएगा? वो जाल क्या कहलाएगा? टिश्यू। अब बहुत सारे जाल जब मिक्स हो जाएंगे और एक प्रॉपर पार्ट बना देंगे, वो क्या कहलाएगा? ऑर्गन, अज़ा। अब जब बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो एक सिस्टम बनाएंगे, और वो कौन सा कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे और पूरा एक प्रॉपर बॉडी बन जाएगी। तो ये प्रॉपर बॉडी क्या कहलाएगी? फिर पूरा एक जानदार बन जाएगा, और ये पूरा एक जानदार क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म। क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है सेल से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, किस तरह सेल से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप अच्छी तरह अपने दिमाग में रखो। ठीक है, नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या है? टेक्सोनोमिकल लेवल। क्या है? टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक लेवल क्या होता है? ये एक नई चीज़ है आपके लिए। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट बट बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर लेवल के बाद ये लेवल आता है जो क्या कहलाता है? टेक्सोनोमिक लेवल। अब टेक्सोनोमिक लेवल को पढ़ने के लिए हमें इसकी बेसिक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो टेक्सोनोमिक लेवल में क्या होता है? टेक्सोनोमिक लेवल में जो इसकी बेसिक्स होती है ना, वो कहलाती है स्पीशीज़। क्या कहलाती है? स्पीशीज़। हर तरह के जानदार को स्पीशी कहा जाता है। ठीक है, और जब ऐसे जानदार आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, जब बहुत सारे जानदार एक जगह पर रहते हैं तो फिर वो स्पीशीज़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पीशीज़। तो ऐसे जानदार एक साथ रहें और अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते रहें और जनरेशन को बढ़ाते रहें, तो वो फिर क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ स्पीशी कहलाता है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए हमारे पास बेसिक यूनिट क्या है? स्पीशी है। फिर स्पीशी से ग्रुप बनता है, ग्रुप से फैमिली बनती है, फैमिली से किंगडम बनता है, और किंगडम से फैमिली से फाइला बनता है, और फाइला से किंगडम बनता है, और फिर पूरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनता है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी ना, उसमें हमने टैक्सोनॉमी भी एक ब्रांच पढ़ी थी। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है? आप क्लासिफिकेशन स्टडी करते हो, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासेस में डिवाइड किया गया, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, फाइलम में, किंगडम में, ये तमाम चीज़ें। तो जब हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, वो कहलाती है टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी किस बेस पर होती है? स्पीशीज़ की बेस पर होती है। ठीक है, और स्पीशी किसको बोलते हैं? जानदार को बोलते हैं। और स्पीशीज़ किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में, टॉपिक नंबर 1 में सीखा था ब्रांचेस में। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनका मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है, विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो एक साथ रहें और अपनी जनरेशन को बढ़ाते रहें, तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? स्पीशीज़ कहलाता है। तो स्पीशीज़ की बुनियाद पर ही फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये था हमारा टैक्सोनोमिक लेवल। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन क्या होता है? अगर आम जबान में इसका मतलब पता समझे तो हमें पता है पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। ठीक है, बट साइंस में इसका लफ्जी मतलब क्या है? तो देखो, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट द सेम प्लेस। एक जैसे जानदारों का एक जगह पर ही रहना क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर अब इस बात को हम किस तरह समझे? देखो, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, अर्थ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, सारी डिफरेंट काइंड्स के ह्यूमंस हैं हर जगह के, लेकिन हैं तो इंसान। तो सेम स्पीशीज़ का यानी सेम जानदारों का एक ही जगह पर रहना क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त के ऊपर एक ही जानदार के स्पीशीज़ का होना। मिसाल के तौर पर ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन द ट्री। एक दरख्त के ऊपर पूरे पैरट्स रह रहे हैं, तो वो हैं तो सारे पैरट्स ही ना, उन्हीं की पूरी आबादी है, तो वो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन ऑफ पैरट्स। ठीक है, और इसके अलावा अब अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जंगलों की बात करें, तो जंगलात के अंदर क्या है? हर जगह पर ऑर्गेनिजम्स की एक मखसूस जगह होती है। ठीक है, तो यानी जहाँ पर एक जैसे जानदार एक ही जगह पर रहेंगे ना, तो वो पे क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। उसमें हम भी आते हैं, उसमें प्लांट्स भी आते हैं, उसमें एनिमल्स भी आते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब अगला हमारे पास क्या है? कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन में और कम्युनिटी में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? पॉपुलेशन में क्या बात पड़ी कि एक जैसे जानदार एक ही जगह पर रहते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मुख्तलिफ जानदार एक ही जैसे माहौल में रहे। समझ आई? यहाँ पे क्या था? एक जैसे लोग, एक जैसी स्पीशीज़ यानी एक जैसे जानदार एक ही जगह पर रहें सेम प्लेस पर, तो वो कहलाती है पॉपुलेशन। अब यहाँ पर क्या है? यानी डिफरेंट तरह के जानदार हैं, लेकिन वो एक ही जैसे माहौल में रहते हैं। सारे के सारे हैं अलग अलग तरह के जानदार, लेकिन एक ही जैसे माहौल में रहते हैं,
तो उसको फिर हम पॉपुलेशन नहीं कहते, कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिटी। देखो, कम्युनिटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सेम हैबिटेट। अब देखो यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट नहीं लिखा, प्लेस नहीं लिखा, हैबिटेट लिखा है। हैबिटेट का लफ्जी मतलब होता है एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हम आम जबान में एनवायरनमेंट पढ़ते हैं ना, बायो में इसको प्रॉपर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है माहौल, ठीक है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जानदारों का एक ही जगह पर रहना, एक जैसे माहौल में रहना, एक ही जगह पर रहना क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? कम्युनिटी। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको मिसाल दी थी जंगल की, ठीक है। अब जंगल में एक जैसे जानदार तो होते नहीं हैं, जंगल में 1000 तरह के जानदार हैं, लेकिन रह तो सारे जंगल में ही रहे ना, तो इसीलिए क्या हो गई? कम्युनिटी। कि जंगल में क्या होता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनमें प्लांट्स भी हैं, उनमें एनिमल्स भी हैं, और 1000 तरह के जानदार हैं, लेकिन रहते तो सारे जंगल में ही है, एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं है, तो क्या कहलाएगी? कम्युनिटी कहलाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, लास्ट हमारे पास क्या है? उसके अगला हमारे पास क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? नाम देखो, इकोलॉजी, हमने चैप्टर 1 में इसका भी पढ़ा था कि एनवायरमेंटल साइंस को या एनवायरमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ वर्ड इकोलॉजी आएगा इसका मतलब एनवायरनमेंट की बात हो रही है, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक फैक्टर एनवायरनमेंट भी होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है। अब एनवायरनमेंट क्या है? कम्युनिटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट फॉर द सर्वाइवल। अब हर तरह के जानदार के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है उसका एनवायरनमेंट, ठीक है। कम्युनिटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट, कि हर कम्युनिटी डिपेंड करती है अपने एनवायरनमेंट के ऊपर फॉर द सर्वाइवल, अपने ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। तो यानी हमारे लिए हमारा एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं। मिसाल के तौर पर O2 गैस फॉर रेस्पायरेशन। अब जैसे हम रेस्पायर करते हैं मतलब सांस लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए, जो हमें प्लांट से मिल रही होती है, इसके अलावा एटमॉस्फेयर से मिल रही होती है, और हम क्या एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं, तो हमें क्या मिल रही होती है? ऑक्सीजन गैस। तो एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। क्लियर हो गई ये बात? इसको डिटेल से आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आपके चैप्टर्स हैं आगे। यहाँ पर सरसरी से आपको बताया है, ज़रा सा बताया है, तो फिलहाल इस टॉपिक के लिहाज से इतना ही काफ़ी है, ठीक है। डिटेल इंशाल्लाह आगे हम इसको पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 या 7 में है, सही है। अब लास्ट जो हमारे पास लेवल है वो क्या है? बायोस्फीयर लेवल। क्या है? बायोस्फीयर लेवल। अब ये क्या है? तो देखो भाई, पहली बात तो ये कि बायो का मतलब आपको पता है क्या है? जानदार। स्फीयर का मतलब होता है सर्कल नुमा चीज़, ठीक है, गोल दायरा, सही है। तो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी दायरे के अंदर रह रहे हैं, तो ऐसा भी एक लेवल है, सही है। अब जिस तरह से हम लोगों ने ये टर्म पढ़ी हुई है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो उसके भी आखिर में स्फेयर आता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर हमें पता है क्या है? हमारा ये जो अर्थ के ऊपर पूरा एक जो एक कवर है, ठीक है, जिसने पूरी अर्थ को घेरा हुआ है, लपेटा हुआ है, वो क्या है? एटमॉस्फेयर। अब उस एटमॉस्फेयर में क्या कई चीज़ें? उसमें हवा है, पानी है, सब कुछ है ना, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर मतलब वो जगह जो आपके अर्थ के ऊपर है। इसी तरह से आपकी एक बायोस्फीयर भी है, यानी एक ऐसा कवर, एक ऐसा दायरा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ अर्थ या एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा या ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर जानदार रहते हैं। अब लाइफ, बायो, ऑर्गेनिज्म एक ही बात है, ठीक है। जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर रहते हैं, तो वो पार्ट क्या कहलाता है? बायोस्फीयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है? जो आपके अर्थ के ऊपर एक दायरा है, जिसने आपको अर्थ को घेरा हुआ है, अर्थ को लपेटा हुआ है, जिसमें क्या है? पानी है, हवा है, सब कुछ है ना। अब आपके एटमॉस्फेयर में वो वाला स्फीयर जहाँ पर जानदार एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर लाइफ है, वो स्फीयर क्या कहलाता है? बायोस्फीयर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। अब बायोस्फीयर में क्या होता है? तो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मुख्तलिफ तरह का होता है, यानी इन्वायरमेंट मुख्तलिफ तरह का होता है। एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट। अब जाहिर सी बात है, हम इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, तो हम अपने इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ऊपर हमने बात की कि इन्वायरमेंट से ही, एटमॉस्फेयर से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, प्लांट से मिलती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, प्लांट से भी ले रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर से भी ले रहे होते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है ना, ठीक है। तो एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, की वो एरियाज जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन होता है,
ऑफ द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी इसी जो बायोस्फीयर की मैंने आपको बात बताई ना, इसी को इन्होंने आगे मुख्तलिफ अल्फाज में एक्सप्लेन किया है कि एटमॉस्फेयर के अंदर वो स्फेयर, वो एरिया, वो दायरा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी जहाँ पे जानदार रहते हैं, तो उस एरिया को, उस दायरे को क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। और इसी बात को आगे एक्सप्लेन किया है कि उस बायोस्फेयर में क्या होता है कि हमारा इंटरेक्शन भी होता है हमारे एनवायरनमेंट के साथ और हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हर चीज़ के साथ। तो इसको जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहा जाता है कि अर्थ पे, जोन भी उसी को बोलते हैं, दायरा या वो जगह जहाँ पे, जोन का भी लफ्जी मतलब दायरा या कोई एरिया होता है, ठीक है। तो यानी इसको जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहा जाता है, यानी अर्थ पे वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ या फिर बायोस्फीयर। क्लियर है यहाँ तक? होप्स हो कि आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट भी और दूसरा टॉपिक भी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपको समझ में नहीं आया आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप्स हो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टडी करेंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने दो चीज़ें मजीद पढ़नी है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।